बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, क्योंकि मैं सारा वक्त तैयार होता हूँ कि किसी वक्त भी ये मुझे किसी चीज़ पे भी जेल में डाल देंगे, तो मैं चाहता हूँ कि जेल में जाने से पहले जिन चीज़ों पे ये मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं आपके सामने पहले ही ले आऊँ, क्योंकि मैं अगर जेल में चला गया तो इन्होंने मीडिया तो पूरा कंट्रोल कर लिया। जो बड़े बड़े लोग थे जो मीडिया की आज़ादी के जिहादी बने हुए थे, वो आज चुप करके बैठे हुए हैं और आराम से एक सरकारी मीडिया बन चुके हैं सारी प्राइवेट चैनल्स। तो मुझे किसी ने सुना नहीं है। एक दफ़ा मैं अंदर चला गया जेल में, तो लिहाजा ज़रूरी ये है कि मैं आपके सामने पहले ही चीज़ें रख दूँ। जो ये कोशिशें हो रही हैं और बड़ी तेज़ी से कोशिश हो रही हैं कि ये जेल में चला जाए केयरटेकर गवर्नमेंट के आने से पहले। तो मैं सबसे पहले साइफर का ज़रा मैं आप सबके सामने रख दूँ कि असल में इनको ये समझ नहीं आई कि जितनी साइफर के ऊपर बात होगी, ये जितने भी पावर में बैठी हुई हैं पीडीएम के लीडर्स और जो पुराने आर्मी के चीफ जनरल बाजवा, ये जितनी भी साइफर के ऊपर तहकीकात होंगी, इनके ऊपर उंगलियां आएंगी। मजलूम तो मैं था और मेरी गवर्नमेंट थी। हमारी गवर्नमेंट गई, जैसे साइफर आया उसके अंदर बार बार मैं बता रहा हूं कि एक अमेरिकी ऑफिशियल डोनाल्ड लू हमारे एम्बेसडर को कहता है, असद मजीद को, वॉशिंगटन में, कि इमरान खान को तुमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हटाना है। अगर ना हटाया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। और अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आई थी, ये गालिबन 6 मार्च था। अगले दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाती है, टेबल हो जाती है असेंबली में, और उसके बाद फिर जो सारा वो कहते हैं ना, रेस्ट इज हिस्ट्री। आहिस्ता आहिस्ता क्या, बड़ी जल्दी हमारे लोग भी नाराज हो जाते हैं, बैक बेंचर्स भी कहते हैं हम छोड़ रहे हैं, हमारे जो इत्तेहादी है वो भी छोड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वो साइफर किसके लिए पैगाम था? वो पैगाम उसी के पास था ना जिसके पास पावर थी, जिसके पास एजेंसीज थी, जो इन सबको भेड़ बकरियों की तरह उधर ले जा सकता था दूसरी तरफ और गवर्नमेंट करा सकता था। वो जनरल बाजवा था। तो मैंने बड़ी कोशिश की तब भी कि इसके ऊपर तहकीकात हो। मैंने पहले एक कमेटी भी बनाई जिसपे जनरल तारिक को हमने उसका हेड बनाया, लेकिन यहाँ इतनी ताकत है एक आदमी के पास कि वो जनरल तारिक जैसे आदमी ने भी कहा कि नहीं जी, मैं ये इस कमेटी का हेड नहीं बन सकता। पूरी कोशिश की गई सुपर किंग ने कि किसी ना किसी तरह दब जाए बस साइफर की, इसके ऊपर बात ही ना हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बार बार साइफर को लेके आते हैं तो वो उंगलियां तो उधर ही जानी है सुपर किंग की तरफ, और उसने हर हरबा इस्तेमाल किया। हमारा जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ था, जब कासिम सूरी ने अडजर्न की असेंबली और ये कहा कि साइफर में वाज़ेह है कि मुदाखलत हुई है पाकिस्तान के अंदर, और मैं इसलिए अडजर्न कर रहा हूं कि पहले इसके ऊपर तहकीकात हो, इंक्वायरी हो कि क्या ये साइफर इसके पीछे क्या था। इंक्वायरी में तो पता चलना था कि साजिश हुई है या नहीं हुई। तो उसने जब वो लहराया और उसने एडजर्न की, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चला गया केस। तो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा वकील था, अटॉर्नी जनरल, हम हैरान हो गए, उन्होंने साइफर पे बात ही नहीं की। असल इशू तो साइफर था, बाकी सारी बातें कर दी, साइफर पे बात नहीं हुई। अब समझ जाएं कि प्रेशर किधर से था। प्रेशर तो सुपर किंग के पास इतने ज्यादा हथियार है प्रेशर्स डालने के लिए। तो वो जो केस हमारा था वो केस ही नहीं लड़ा गया। नईम बुखारी जो असद कैसर के वकील थे, उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने तो मेरा केस ही खत्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने साइफर के ऊपर बात की। तो ये जो इसको खुफिया रखने की कोशिश की गई, वो कोशिश कर रहे थे जिनको पता था कि तहकीकात से इनके ऊपर उंगलियां आनी है। मैं कोशिश करता रहा कि इसके ऊपर इंक्वायरी हो। जिस तरह मैंने कहा, पार्लियामेंट ने कमेटी बनाई, उसको उन्होंने जनरल तारिक को भी भगा दिया। फिर चीफ जस्टिस साहब को
मैंने लेटर लिखा, साइफर भेजा कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, नहीं हुई। तो अब ये जो इंक्वायरी करना चाहते हैं FIA, मैं सिर्फ सवाल ये पूछता हूं कि पहले तो मुझे ये बताएं, मुझे बुला तो लिया आपने इंक्वायरी के लिए, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि मेरे से किस चीज की इंक्वायरी करनी चाहते हैं आप, ताकि मैं तैयारी करके आऊं। लेकिन मैं FIA को भी ये कहना चाहता हूं कि ये आपके पे ग्रेड से ज्यादा ऊपर बात है। आपके राना सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर है, जो आपके ऊपर है, वो तो कह बैठा कि इमरान खान को जेल में डाल रहा है। वो अभी कोई इंक्वायरी का मुझे भी नहीं पता। अभी तो हमें 164 का बयान भी हमारे सामने नहीं आया। अभी तो न्यूज आइटम्स आ रही है ना कि जी आजम खान ने ये कह दिया। हमारे सामने तो अभी कुछ नहीं आया, क्योंकि मैंने अपने वकीलों से पूछा तो किसी के वकील को भी पता नहीं कि वो कौन सा बयान है आजम खान का जो 164 पे आता है। ये तो न्यूज आइटम्स आ रही हैं। तो अभी से ही वो कहना शुरू हो गया है कि जी इसने जेल में जाना है, जो FIA का हेड है। तो FIA की क्या हैसियत रह गई? तो उन्होंने, हमें तो पता उन्होंने क्या करना है, लेकिन कौम को पता होना चाहिए कि ये इतना बड़ा जुल्म हुआ इस मुल्क के साथ, जो इन्होंने जो गवर्नमेंट गिराई हमारी, जो मैंने आपको बताया भी कि IMF की सिर्फ आप रिपोर्ट पढ़ लें कि उन्होंने बताया कि इन्होंने ये जो मनी लॉन्ड्रर्स थे और NRO वाले ये जो लीडर्स थे, इन्होंने आके पाकिस्तान से 14 महीने में किया क्या, और अवाम को कितनी तकलीफ हुई, कितनी तकलीफ से अवाम गुजर रही है, और मजीद और आगे तकलीफ आने वाली है। एक वो गवर्नमेंट जिसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, और वो सिर्फ और सिर्फ, अब जरूरत नहीं है आप IMF का ही पढ़ लेना, IMF तो हमारे नीचे नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें जो कि इन्होंने शाया किया, तो वो तो अब वाज़ेह है कि एक हुकूमत जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही थी, जो लोगों के हालात बेहतर कर रही थी, रोजगार बढ़ता जा रहा था, फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल के वर्कर्स नहीं मिल रहे थे, यानी दूर से वो टेक्सटाइल वाले हमें कहते थे कि हम स्कूल खोलना चाहते हैं, हमारे पास वर्कर्स कम हो गए, जो हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल्स की। तो उधर से वो गिरते गिरते आज यहां पहुंच गए हैं कि स्क्रैप में बेची जा रही है मशीनरी अब, और ये जो अब मजीद और महंगाई आ रही है। सर पूछे तो सही कि जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पूछे लोगों के साथ गुजारा होता कैसे है, कौन जिम्मेदार है इसका। ये साइफर के ऊपर जब तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि कितनी बड़ी साजिश हुई है। तो मैं तो चाहता हूं कि एक सही माने में इसके ऊपर इंक्वायरी हो। मैं तो तब भी कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तो होने नहीं दी। तो अल्लाह करे कि इसमें से ही कुछ चीज निकलाए, लेकिन ये FIA नहीं कर सकती, कि वो तो कंट्रोल्ड है उन्हीं लोगों से जो उन्होंने फायदा उठाया ये साजिश से। दूसरी चीज है, अब दो और मेरे ऊपर नैब के केसेस हैं। एक है अल कादर। अब अल कादर के ऊपर मैं आपको बता ही चुका हूं कि वो केस ये है कि इमरान खान ने मलिक रियाज को फायदा दिलवाया, क्योंकि उसने उससे पहले अल कादर यूनिवर्सिटी बनाई थी। और अल कादर यूनिवर्सिटी क्या है? चैरिटी की यूनिवर्सिटी। चैरिटी का मतलब ये कि सीरत नबी के ऊपर जो हमारा जो आइडिया है कि लोग लीडर्स निकले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर चल के, जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर थे, उसके ऊपर एक बेस किया कि कोशिश की कि इस मुल्क के अंदर समझ तो आए। और फिर सूफीज़म, इतने ज्यादा लोग बड़े बड़े हमारे सूफी जो लीडर्स थे, लीडर्स मैं कहूंगा, उनके बहुत बड़े लोग, आज भी उर्स पे लाखों लोग आते हैं, उनके कलाम का पता तो चले, लोग आके चले जाते हैं, ये तो पता चले कि वो पैगाम क्या देने आए थे। तो एक तो ये, और फिर दूसरी टेक्नोलॉजी। ये मकसद था। और सारे आज अल कादर में मुफ्त पढ़ रहे हैं, सारे गरीब घरानों के हैं, और वो यूनिवर्सिटी चल रही है, और वो पैसा जो है वो वहां लगा हुआ है। इसमें इमरान खान का क्या जाती फायदा है? इसमें मुझे ये समझा दें कि मुझे किधर से फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ है। यानी अगर पूछते हैं फाइनेंशियल बेनिफिट, तो देखें कि मलिक रियाज ने बिलावल हाउस बनाया यहाँ लाहौर के अंदर, जरा देखें कितने अरबों रुपए का बना है। वो देख लें कि जो लंदन के अंदर जो मलिक रियाज का 190 मिलियन पाउंड आया, जो आज सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, तो उसमें से 50 मिलियन पाउंड उन्होंने घर खरीदा है लंदन में हसन शरीफ से, नवाज शरीफ के बेटे से।
یہ پوچھیں کہ 18 ارب روپیہ کم از کم 17-18 ارب روپیہ ہے. 18 ارب روپے کا نواز شریف کے بیٹے کے پاس پیسہ کدھر سے آیا گھر خریدنے کا؟ کیا اس لیے وہ بھاگ گئے تھے باہر؟ جب نیب نے ان کو بلایا اور پوچھ رہا تو دونوں بیٹے باہر بھاگ گئے کہ جی ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں. اس کے اندر وہ پوچھا کسی نے ان سے؟ اور پیسہ بھی یہاں پڑا ہے. اگر وہ کہتے ہیں غلط مت میں آ گیا وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں، بھئی آپ پیسہ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، آپ انہیں کہیں کہ وہاں ادھر ٹرانسفر کر دیں، لیکن ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا تھا یا نہیں. وہ پاکستان گورنمنٹ کو اور برطانیہ میں ثابت کرنا پڑے گا. تو ہمارے پاس بھی یہی چوائس تھی، ہم نے پیسہ منگوا لیا، پیسہ یہاں پڑا ہے، تو چوری کدھر ہے اس میں؟ یہ القادر. دوسرا توشہ خانہ. اب توشہ خانہ کا ذرا سمجھ جائیں، وہ توشہ خانہ ہے کیا؟ یہ لوگوں کو ہے جی پتہ نہیں کیا اتنا بڑا اس کو بنا دیا. 70 سال سے توشہ خانہ کے اندر وہی قانون چلتے آ رہے تھے. جو بھی آپ کو گفٹ ملتی ہے، اور وہ یاد رکھیں پرائم منسٹر کو نہیں ملتی، پریزیڈنٹ کو ملتی ہے، آرمی چیف کو ملتی ہے، وزیروں کو ملتی ہے، پرائم منسٹر کا جو ملٹری سیکرٹری ہے اس کو ملتی ہے. یہ جب جاتے ہیں باہر تو یہ گفٹس ملتی ہیں. قانون سب کے لیے ایک ہے. جب سے 70 سال سے ایک ہی قانون ہے کہ وہ جا کے وہ فورن آفس میں آتی ہیں، وہ جا کے دیتے ہیں کیبنٹ سیکرٹری کو، کیبنٹ سیکرٹری آگے ایویلویشن کے لیے ایف بی آر کو بھیج دیتا ہے. ایک انڈیپینڈنٹ اپریزر ہے ہمارے، وہ نون لیگ کا اپوائنٹ کیا ہوا ہے، یہ اسیس کرتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے. پھر وہ سب کے پاس پرائم منسٹر، وزیروں، جن کو بھی تحفہ ان کے پاس آتے ہیں جی یہ ہے اس کی قیمت اسیس. اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو اتنی قیمت دیں اور یہ گفٹ آپ رکھ سکتے ہیں. اور اگر یہ نہیں لینا چاہتے تو یہ بھی سمجھ جائیں وہ پھر آکشن ہوتی ہے، وہ جا کے کوئی بھی خرید سکتا ہے. یہ ہے قانون. اب عمران خان کے اوپر کیا الزام ہے؟ میں جب تحقیقات میں کہ جی وہ جو انہوں نے اسیس کیا تھا، وہ جو آپ نے جو اس کی قیمت تھی گفٹ کی، وہ انہوں نے کم دکھائی ہے. بھئی اگر انہوں نے کم دکھائی ہے، وہ لوگ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں کیوں کم دکھائی ہے. میں تو ان میں سے کسی کو نہیں جانتا. مجھے تو جو ملٹری سیکرٹری آ کے بتاتا ہے کہ جی یہ قیمت ہے، یہ آپ نے دینا، میں اسی کے مطابق چلا. جو بھی ہے میرا سارا کچھ ڈکلیئرڈ ہے، سارا کچھ ایف بی آر کے پاس ریکارڈ ہے، ساروں کے اوپر جو بھی میں نے اگر کسی کو بیچا اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے وہ ریکارڈ ہے، سب کچھ ان کے پاس پڑا ہے. کیس ہے کیا؟ وہ کیس ٹرائل پہ چل رہا ہے. جج صاحب بڑی تیزی میں ٹرائل چلا رہے ہیں، سب جوڈس ہے، میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا. لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ایک فیئر ٹرائل میں رہے، موقع ملے موقف رکھنے کا، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ اس میں کوئی چیز بھی میں نے غیر قانونی نہیں کی.